वेलकम बैक एवरीबॉडी। आज की हमारी मूवी है जॉन विक चैप्टर 4। रिसेंटली में लॉन्च हुई ये मूवी जॉन विक चैप्टर 3 का सीक्वल है। मैंने इससे पहले के सभी चैप्टर्स को एक्सप्लेन किया है और जॉन विक फ्रेंचाइज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसे जाकर देख लो ताकि आपको ये वीडियो आसानी से समझ में आ जाए। लगभग 3 घंटे की इस मूवी का एक्सप्लेनेशन थोड़ा बड़ा होने वाला है, इसलिए मैंने चैप्टर 4 के 2 पार्ट किए हैं। सेकेंड पार्ट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है और इसी के साथ बाकी लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पूरी मूवी को अच्छे से समझने के लिए ये वीडियो खत्म होने के बाद उसे जाकर देख लेना। लेकिन उससे पहले मैं आपको जॉन और हेलन की लव स्टोरी की शुरुआत के बारे में बताता हूँ। हेलन एक फोटोग्राफर थी जब वो जॉन से मिली और जॉन उस वक्त टोरसो फैमिली के लिए काम करता था, यानी वीगो के लिए। यहाँ से उन दोनों के प्यार की शुरुआत हुई। धीरे धीरे प्यार बढ़ने लगा और हेलन ने जॉन को कार गिफ्ट दी, वही कार जो चैप्टर 1 में लोजेफ जॉन से चुरा कर भागा था। और उसके आगे की स्टोरी चैप्टर 1 से कंटिन्यू होती है। बढ़ते हैं चैप्टर 4 की तरफ। ये पार्ट इस यूनिवर्स का अब तक का बेस्ट पार्ट है, जहां एक्शन सीन्स, म्यूजिक, साउंड इफेक्ट और कास्ट की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के चलते हर फाइट रोंगटे खड़ा कर देती है। आते हैं इस मूवी की कहानी की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हमें जॉन और बाउरी किंग को दिखाया जाता है। ये दोनों अब अपनी इंजरी से रिकवर हो चुके हैं। जॉन यहाँ पर हाई टेबल से अपना बदला लेने के लिए अब पूरी तरीके से तैयार है और बाउरी किंग जॉन को लड़ने के लिए एक नया सूट देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कासाब्लांका में। जॉन वहाँ एल्डर के लोगों को चेस करके मारता है और एल्डर से जाकर मिलता है। जॉन उनसे अपनी रिंग मांगता है जो उसने चैप्टर 3 में एल्डर को दी थी अपनी आजादी के साथ। एल्डर उसे बताता है कि जॉन की रिंग अब नहीं रही और ना ही पहने वाले एल्डर, और जॉन को आजादी अब सिर्फ मौत के बाद ही मिलेगी। इतना सुनते ही जॉन एल्डर को गोली मार देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है होटल कॉन्टिनेंट में, जहाँ पर एक मैसेंजर आकर विंस्टन से मिलता है। वो विंस्टन को एक लेटर देता है जिसमें होटल कॉन्टिनेंट को बंद करने के आदेश थे और साथ ही में वो विंस्टन को बताता है कि मार्किस विंसेंट डी ग्रामोन उससे मिलना चाहते हैं। शेरॉन विंस्टन से पूछता है क्या होटल कॉन्टिनेंट को बंद करा जा सकता है, क्योंकि होटल कॉन्टिनेंट को बंद करना कोई मामूली बात नहीं है। बहुत कम लोगों के पास ऐसा करने की ताकत है। विंस्टन शेरॉन को बताता है कि इस लेटर पर हाई टेबल के सभी 12 मेंबर्स की साइन है, जिसका मतलब मार्किस को हाई टेबल ने इस मामले के लिए पूरी पावर दी। मार्किस के साथ मैसेंजर भी है। मैसेंजर का काम है कि हाई टेबल के बनाए हुए नियमों के पालन की देखरेख करना और नियम तोड़ने वालों को सजा दिलाना, मार्किस जैसे लोगों की मदद से। मार्किस ये एक फ्रेंच फैमिली का मेंबर है। उसकी फैमिली हाई टेबल पर एक सीट संभालती है। इसके साथ ही वो हाई टेबल का हाई रैंकिंग मेंबर है। उसे हाई टेबल ने जॉन और जिन्होंने जॉन की मदद की है उन सभी का वजूद मिटाने भेजा है। विंस्टन मार्किस से मिलने जाता है, जहां उसके साथ शेरॉन भी आता है। मार्किस काफी नाराज है विंस्टन से, क्योंकि उसने जॉन को ना मारकर अंडरवर्ल्ड के ऑर्डर को नहीं पाला और साथ ही न्यूयॉर्क होटल कॉन्टिनेंट की वजह से हाई टेबल की इमेज को बहुत नुकसान पहुंचा है। इसलिए वो इस जगह को श्रापित कहते हुए विंस्टन की हाई टेबल के लिए लॉयल्टी की कमी और साथ ही रूल्स को तोड़ने के चलते न्यूयॉर्क होटल कॉन्टिनेंट को दिन दहाड़े गिरा देता है और साथ ही सजा के तौर पर शेरॉन को भी मार दिया जाता है। विंस्टन को बहुत दुख होता है और बहुत गुस्सा भी आता है, पर मार्किस यही नहीं रुकता। वो विंस्टन को भी एक्स कम्युनिकाडो घोषित कर देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है पेरिस में, जहां हमें एक और नए कैरेक्टर को दिखाया जाता है, केन, जो एक लड़की की म्यूजिक को दूर से सुन रहा होता है। वो केन की बेटी मिया है। यहाँ केन को मार्किस बुलाता है। केन उससे कहता है कि मैं अब रिटायर हो चुका हूँ और साथ ही मुझ जैसे अंधे से आपका क्या काम हो सकता है। इस पर मार्किस उसे हाई टेबल के साथ की गई डील याद दिलाता है, जिसके तहत हाई टेबल उसकी बेटी को सुरक्षित रखने के बदले केन हाई टेबल का काम करेगा। मार्किस इस डील के चलते केन को धमकाते हुए कहता है कि आज तुम अपनी बेटी के बहुत करीब आ गए थे, इतने करीब कि तुमने उसकी जान खतरे में डाल दी। इतना सुनते ही केन कार्ड उठा लेता है और यहाँ पर रिवील होता है कि उस कार्ड पर जॉन का नाम है। जॉन और केन किसी जमाने में बहुत अच्छे दोस्त थे। मार्किस यहाँ पर केन से पूछता है कि क्या उसको अंदाजा है जॉन कहाँ पर है, और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है ओकासा होटल कॉन्टिनेंट में। इस होटल कॉन्टिनेंट का मैनेजर कोजी है, जो जॉन का बहुत अच्छा दोस्त है। यहाँ पर हमें एक और नए कैरेक्टर
को दिखाया जाता है जिसका इस मूवी में कोई नाम नहीं है। वो अपने कुत्ते के साथ ओकासा होटल कॉन्टिनेंट में आया है। वो पेशे से एक ट्रैकर है जो सुपारी के चलते बाकी लोगों की तरह जॉन के पीछे पड़ा है। ट्रैकर के पास एक खास डायरी है जिसमें उसने जॉन के बारे में सब कुछ लिखा है और इसी डायरी के चलते ट्रैकर अपने टारगेट की सारी इंफॉर्मेशन समझ पाता है और उनका पीछा करता है अपना मिशन कंप्लीट होने तक। वही होटल कॉन्टिनेंट की कोऑर्डिनेटर और कोजी की बेटी अपने पिता से कहती है न्यूयॉर्क होटल कॉन्टिनेंट को आज तबाह कर दिया जॉन के चलते और इसकी वजह से हमें चौकन्ना रहना होगा। कोजी इसकी वजह पूछता है तो अकीरा बताती है जॉन और आपकी दोस्ती के बारे में पूरी दुनिया को पता है। हाई टेबल हमारे होटल कॉन्टिनेंट पर भी स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है जॉन के साथ आपके ताल्लुकात होने के चलते। अकीरा की इस बात पर कोजी उसे भरोसा दिलाते हुए कहता है कि ऐसा इस होटल कॉन्टिनेंट के साथ कुछ नहीं होगा और वो जाता है होटल की छत पर जहां रिवील होता है कि जॉन आया है। जॉन और कोजी यहां एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। कोजी उसे एक अच्छे दोस्त की तरह समझाता है कि जॉन अकेला हाई टेबल के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। जॉन एक एल्डर को मारेगा तो दूसरा एल्डर आएगा, इस चीज का कोई अंत नहीं है। जॉन को ऐसे वो जिंदगी नहीं मिल सकती जो हेलन ने जीने के लिए कही है। वही होटल की लॉबी में चिडी अपनी टीम यानी म्यामीडोन्स को लेकर आता है। म्यामीडोन्स ये हाईली ट्रेंड लोगों का एक ग्रुप है जिन्हें मार्किस ने जॉन को खत्म करने के मिशन में हायर किया है। ये एक सेपरेट गैंग है जिसका लीडर चिडी है। ये लोग होटल में आकर अकीरा से होटल के मैनेजर यानी कोजी से मिलने की मांग करते हैं। अकीरा होटल कॉन्टिनेंट को खाली कराने का ऑर्डर देती है और ये बात बताने अपने पिता के पास जाती है जहां वो जॉन को देखते ही समझ जाती है कि मार्किस के आदमी यहाँ क्यों आए हैं। कोजी अकीरा को जॉन के पास छोड़कर अपने लोगों से लड़ने के लिए तैयारी करने कहकर मार्किस के लोगों से मिलने चला जाता है। चिडी के लोग इस होटल की तलाशी लेना चाहते हैं क्योंकि उन्हें शक है कि जॉन को इस होटल में छिपाया जा रहा है। इस बात पर कोजी उनसे हथियार मांगता है होटल के नियमों के चलते। इतने में यहाँ पर केन भी आ जाता है। वो कोजी से उसका हालचाल पूछता है। दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। केन कोजी को समझाने की कोशिश करता है कि हाई टेबल के नियमों के खिलाफ जाकर जॉन को बचाने की कोशिश मत करना वरना वो बेवजह मारा जाएगा। पर कोजी केन की बात ना सुनते हुए मार्किस के लोगों से उनके हथियार मांगता है। इस बात से चिडी जो मार्किस का सेकंड इन कमांड है वो समझ जाता है कि कोजी कुछ तो छुपा रहा है और इस बात से गुस्सा होकर वो इस होटल कॉन्टिनेंट को बंद करा देता है। होटल कॉन्टिनेंट बंद हो चुका है तो कोजी के पास और कोई चारा नहीं है उन लोगों से लड़ने के लिए अगर उसे जॉन को बचाना है तो। इसलिए वो मार्किस के लोगों के खिलाफ अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है होटल कॉन्टिनेंट के लोगों के साथ। और यहाँ शुरू होती है फाइट मार्किस के लोग और होटल कॉन्टिनेंट के लोगों के बीच। जैसा हमने चैप्टर 2 में देखा था जॉन का सूट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बना हुआ है यानी जिससे बुलेट हिट करने पर भी ज्यादा चोट नहीं लगती। उसी टेक्नोलॉजी से यहाँ पर सभी लोगों के सूट बने हुए हैं। इस फाइट में ओकासा होटल कॉन्टिनेंट के लोग मार्किस के लोगों को मार डालने में कामयाब होते हैं पर चिडी पूरी तैयारी के साथ आया था। वो ओसाका के लोगों से लड़ने के लिए हाई टेबल की स्पेशल फोर्स बुलाता है जो तादाद में ज्यादा है और साथ ही बहुत खूंखार है। यहाँ पर चिडी उन लोगों को जॉन को ढूंढने का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ हम जॉन और अकीरा को छत पर देखते हैं। अकीरा जॉन को दोष देती है क्योंकि जॉन के नियमों के तोड़ने के चलते उसकी सजा उसके चाहने वालों को मिल रही है। और इतने में ही यहाँ पर एक आदमी अकीरा से आकर कहता है कि होटल में फाइट हो रही है और फिर जॉन और अकीरा तैयार हो जाते हैं हाई टेबल की आर्मी से लड़ने के लिए। जॉन और अकीरा मिलकर उनके बहुत सारे लोगों को मार डालते हैं। वहीं नीचे होटल कॉन्टिनेंट के लोग और मार्किस के लोगों के बीच फाइट चल रही होती है और केन एक जगह बैठकर मजे से खाना खा रहा होता है। जब ओकासा होटल कॉन्टिनेंट के लोग मार्किस के लोगों पर भारी पड़ रहे होते हैं तब चिडी केन को हेल्प के लिए बुलाता है और केन यहाँ पर सीरियस हो जाता है। उसकी स्किल्स के आगे कोई भी नहीं टिक पाता। भले ही वो अंधा है पर उसका निशाना और मोशन सेंसर का इस्तेमाल करके आवाज सुनने के दम पर वो हर एक को मार गिराता है। यहाँ पर हम अकीरा की फाइटिंग स्किल को भी देख पाते हैं पर फाइट के बीच वो इंजर्ड हो जाती है और कोजी ये देख अपनी बेटी को वहां से ले जाने लगता है। जाते जाते वो जॉन को बाहर जाने का रास्ता बताता है।
जॉन यहाँ बाहर जाने की कोशिश करता है जिसमें उसके ऊपर बहुत सारे लोग हमला करते हैं। जॉन इस हमले में हर एक को मारने लगता है जिसमें गन से लेकर ट्रेडिशनल वेपन्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस बार जो टीम जॉन को मारने आई है उनकी खास बात यह है कि उनके पास बहुत एडवांस वेपन और इक्विपमेंट है जिसकी वजह से वो लोग जॉन के सामने टिक पाते हैं। अंत में जॉन उन लोगों को मारने में कामयाब हो जाता है और इसमें वो बहुत थक जाता है, पर इतने में वहाँ पर केन भी आ जाता है जॉन को मारने के लिए। केन और जॉन एक वक्त पर बहुत अच्छे दोस्त थे। वो दोनों एक दूसरे को सही सलामत देखकर काफी खुश होते हैं और साथ ही दुखी भी। वो दोनों लड़ने लगते हैं। केन जॉन से कहता है कि अगर तुम रिटायर हो चुके थे तो वापस क्यों आए, तुम्हारी वजह से तुम्हारे अपनों की जान जा रही है। और दोनों एक दूसरे को काफी कड़ी टक्कर देते हैं। इन दोनों के फाइट के बीच ट्रैकर की एंट्री होती है और जॉन को वहाँ से भागने का मौका मिलता है। मीनवाइल जॉन की सुपारी बढ़कर $20 मिलियन हो चुकी है। इस तरफ जॉन मार्किस के लोग और हाई टेबल के लोगों से लड़ने में उलझ चुका है। जॉन मार्किस के एक आदमी को मारकर उसकी बटन पिन लेता है और जब जॉन का ध्यान नहीं होता तो उसके ऊपर एक आदमी हमला करता है, पर जॉन को यहाँ पर ट्रैकर बचा लेता है। वो जॉन से कहता है कि जॉन की सुपारी अब कम है, इसीलिए वो जॉन को जिंदा छोड़ रहा है और खुद का ख्याल रखने की सलाह देकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ अकीरा और कोजी के सामने केन होता है। केन यहाँ कोजी को जॉन का पता बताकर यहाँ से जाने कहता है ताकि वो और उसकी बेटी हाई टेबल के बीच में ना आ जाए। कोजी को भी गोली लगी है जिससे वो घायल है और उसकी बेटी भी घायल है, पर फिर भी कोजी एक सच्चे दोस्त की तरह जॉन का पता बताने से मना कर देता है और साथ ही भाग जाने से भी इनकार कर देता है। वो केन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। केन कोजी को इंजर्ड करके यहाँ से जाने लगता है, पर वो केन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है तो मजबूरन केन को इस बार उसे मार डालना पड़ता है। अपने पिता को मरते देख अकीरा केन को मारना चाहती है, पर वो जानती है कि केन के सामने वो ज्यादा देर टिक नहीं सकती और केन यहाँ उसे भाग जाने के लिए मौका देता है। बड़ी मशक्कत के बाद जॉन और अकीरा वहाँ से भागने में कामयाब हो चुके हैं। वो दोनों ट्रेन में वापस मिलते हैं। अकीरा जॉन से केन के बारे में पूछती है और साथ ही कहती है कि मेरे पिता के मौत का कसूरवार कौन है। इसके साथ ही वो उसे अपने पिता का बदला लेने के लिए कहती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है न्यूयॉर्क के होटल कॉन्टिनेंट पर, जहाँ विंस्टन से मिलने बावरी किंग आता है। विंस्टन बावरी किंग से मिलकर जॉन से मिलने की इच्छा जाहिर करता है। बावरी किंग विंस्टन से कहता है कि पिछली बार उससे मिलने पर तुमने उसे छत से नीचे गिरा दिया। विंस्टन बावरी किंग से कहता है कि उसने वो जॉन और विंस्टन इन दोनों की जान बचाने के लिए किया था और साथ ही कहता है कि मार्किस बहुत बड़ा खतरा है सबके लिए और इसी के चलते विंस्टन को जॉन से बात करनी है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है मार्किस पर, जहाँ मैसेंजर उसे बताता है कि ओकासा होटल कॉन्टिनेंट में खून खराबे की कोई जरूरत नहीं थी, पर घमंडी मार्किस इस बात को सुनकर अनसुना कर देता है। यहाँ पर मार्किस ट्रैकर से मिलता है और उससे पूछता है कि उसने जॉन को कैसे ढूंढा। ट्रैकर इस पर उसे कहता है कि अगर तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं तुम्हें जॉन का पता बता दूंगा और दोनों थोड़ा निगोशिएट करने के बाद $23 मिलियन पर डील फाइनल करते हैं। मार्किस यहाँ ट्रैकर के हाथ में ब्रूटली चाकू से स्टैब करता है और उसे कहता है कि अगर तुमने चाकू से हाथ को निकाला तो तुम सिर्फ अपनी जान की परवाह करते हो, वही अगर तुमने हाथ को चाकू से खींचकर निकाला तो तुम अपने मिशन की ज्यादा परवाह करते हो। ट्रैकर अपनी बहादुरी का सबूत देते हुए चाकू से हाथ को खींचकर बाहर निकालता है और मार्किस को अपनी बहादुरी का सबूत देता है। अब ट्रैकर भी जॉन को ढूंढने में लगा है हाई टेबल की तरफ से। यहाँ सीन शिफ्ट होता है जॉन पर। चेरॉन के मेमोरियल पर जॉन यहाँ विंस्टन को वही बटन पिन दिखाता है जो उसने मार्किस के आदमी को मार कर ली थी। जॉन उससे पूछता है कि ये आदमी कौन है। विंस्टन उसे मार्किस के बारे में सब कुछ बताता है, कैसे उसे हाई टेबल ने पूरी छूट दी है सिर्फ जॉन को खत्म करने के लिए। जॉन यहाँ से जाने लगता है, पर विंस्टन उससे पूछता है कि तुम क्या करने जा रहे हो। जॉन उससे कहता है कि मैं उसे मारने जा रहा हूँ। विंस्टन यहाँ जॉन से कहता है कि जॉन का मार्किस को ऐसे मारकर कोई फायदा नहीं, एक मार्किस को मारने पर दूसरा आएगा और ऐसा चलता ही जाएगा, इसलिए मार्किस को मुकाबला यानी डुअल की चुनौती देने कहता है। जॉन को लगता है डुअल बस एक कहानी है। विंस्टन जॉन से कहता है ये कोई कहानी नहीं है, ऐसा करना हाई टेबल के नियमों में लिखा गया है ताकि हाई टेबल
टेबल के मेंबर्स के बीच तकरार के चलते बड़ी फाइट को रोका जा सके। पर मुकाबले के लिए हाई टेबल में फैमिली मेंबर का पार्ट होना जरूरी है। आप लोगों को याद होगा जॉन पहले रुस्का रोमा का फैमिली मेंबर था और टिकट के इस्तेमाल के बाद अब जॉन को रुस्का रोमा से बाहर निकाल दिया गया है। विंस्टन इस पर जॉन से कहता है कि उसे फिर पहले रुस्का रोमा जाकर मार्किस से लड़ने के लिए फैमिली मेंबर बनना होगा। जॉन विंस्टन की बात मानकर चला जाता है बर्लिन। जॉन एक चर्च में जाता है। जॉन का वहां पर शॉटगन से स्वागत होता है और चर्च के बाहर हम देख पाते हैं ट्रैकर को, जो जॉन को ढूंढते ढूंढते बर्लिन आ चुका है। वो जॉन की लोकेशन मार्किस को फोन करके बताता है और उससे डील के मुताबिक पैसे मांगता है। पर मार्किस उसे बताता है कि अब तुम्हें पैसे तभी मिलेंगे जब तुम जॉन को मार डालोगे। इतना कहकर फोन काट देता है।